Hello guys, welcome to lecture number 3 of Portfolio Theory and Practice. होप सो आपने पहले दो लेक्चर काफ़ी अच्छे से एंजॉय किया होगा, काफ़ी सीरियसली देख रहे होगे क्योंकि आज से थोड़ा सा पोर्टफोलियो का लेवल बढ़ने वाला है। ठीक है, तो आज से जो हम क्वेश्चंस करेंगे उसको थोड़ा ध्यान से करना क्योंकि यहाँ पे मैथमेटिकल मिस्टेक बहुत हो सकती है। यहाँ पे प्लस माइनस थोड़ा भी ऊपर नीचे हुआ आपका पूरा का पूरा आंसर गलत हो सकता है। ठीक है, चलो तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से। ठीक है, आओ। ठीक है, पहले आराम से क्वेश्चन नंबर 11 रीड करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 11 थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है क्योंकि क्या होता है वो जब हम सॉल्व करते हैं ना तब हम एक अलग माइंडसेट में चले जाते हैं कि हमको सब चीजें आती हैं, बट क्या होता है कभी कभी चीजें गलत हम लोग इंटरप्रीट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये ऐसा क्वेश्चन है जिसमें हमको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, चलो आओ क्वेश्चन रीड करते हैं सबसे पहले तो। ठीक है, एक एक चीज आराम से करेंगे। देखो क्या बोला है, एक्स कंपनी लिमिटेड इन्वेस्टेड ऑन 1 अप्रैल 2020 इन सर्टेन इक्विटी शेयर। ठीक है, एक्स लिमिटेड एक्स कंपनी है जिसने कुछ शेयर्स में इन्वेस्ट किया, डी लिमिटेड में इन्वेस्ट किया और जी लिमिटेड में इन्वेस्ट किया। कितने? डी लिमिटेड के 1000 शेयर खरीदे 20,000 रुपए के और 500 शेयर खरीदे 15,000 रुपए के। अब आगे क्या हुआ, इन सितंबर 2020 10% डिविडेंड वॉज पेड। ठीक है, तो 10% डिविडेंड पे हुआ है एंड 30% एंड इन अक्टूबर 2020 30% डिविडेंड पेड। अच्छा, ये 10% डिविडेंड पे हुआ है डी लिमिटेड पे एंड 30% डिविडेंड वॉज पेड ऑन बाय जी लिमिटेड ऑन 31st March 2021. Market quote shows that a value of 22 and 29 per share of D Limited and G Limited respectively. ठीक है, अभी सिर्फ इतना पार्ट रीड किया हमने। आगे ऑन 1 अप्रैल 21 नेक्स्ट ईयर स्टार्ट हो गया। इन्वेस्टमेंट एडवाइजर इंडिकेट दैट द डिविडेंड फ्रॉम D Limited and G Limited for the year ending 31st March is likely to be 20% and 35% respectively, and that the probability of market quotation are given below. प्रोबेबिलिटी देके रखी है, उसके हिसाब से प्राइस देके रखा है डी लिमिटेड का और जी लिमिटेड का एक्सपेक्टेड प्राइस कि ये प्राइस फ्यूचर में हो सकता है। अब हमको क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द एवरेज रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो ईयर एंडेड 31st March 21। ठीक है, पहले हमको 21 का निकालना है कि पोर्टफोलियो का रिटर्न कितना है एंड कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड एवरेज रिटर्न फ्रॉम द पोर्टफोलियो फॉर द ईयर 21-22। ठीक है, तो हमको दोनों सालों का अलग अलग रिटर्न कैलकुलेट करना है। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं ईयर 1 का। ठीक है, चलो ईयर 2021। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले हम लोग ओपनिंग वैल्यू निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? ओपनिंग वैल्यू। तो ओपनिंग वैल्यू दी हुई थी हमको, कितनी दी हुई थी? ओपनिंग वैल्यू डी लिमिटेड की दी थी 20,000, जी लिमिटेड की दी थी 15,000। ठीक है, तो ओपनिंग वैल्यू दी हुई है डी लिमिटेड की 20,000 और जी लिमिटेड की 15,000। ठीक है, आगे उनकी क्लोजिंग वैल्यू कितनी देके रखी थी? 22 एंड 29 शेयर। ठीक है, तो क्लोजिंग वैल्यू निकाल लेते हैं। क्लोजिंग वैल्यू आएगी डी लिमिटेड की
1000 शेयर देना, 1000 इंटू 22 दैट इज 22,000 और जी लिमिटेड की आएगी 500 इंटू 29 दैट इज 14,500। क्लियर है? ठीक है, आगे अब हमको डिविडेंड देके रखा था, कितना डिविडेंड कितना देके रखा था हमको वो देख लेते हैं। तो डिविडेंड डिविडेंड देके रखा था डी लिमिटेड पे और जी लिमिटेड का। एक मिनट, थोड़ा आज टैब अच्छे से नहीं चल पा रहा है, कुछ इश्यूज दे रहा है। ठीक है, तो डी लिमिटेड और जी लिमिटेड का हमको डिविडेंड देके रखा था, देख लेते हैं डिविडेंड कितना दिया था। तो डी लिमिटेड पे डिविडेंड दिया 10% और जी लिमिटेड पे 30%। अच्छा, अब ये डी लिमिटेड और जी लिमिटेड का डिविडेंड आप किस पे कैलकुलेट करोगे? देखो ऑप्शंस दे रहा हूं आपको। सबसे पहले आपको यहाँ पे दिख रहा होगा पर शेयर की वैल्यू देके रखी है, उस पे निकालेंगे, या फिर कॉस्ट पे निकालेंगे, कॉस्ट मतलब ओपनिंग वैल्यू पे निकालेंगे, या फिर क्लोजिंग वैल्यू पे निकालेंगे। बताओ किस पे करेंगे हम लोग? तो हमेशा याद रखना, जब भी हम लोग डिविडेंड निकालते हैं या कैलकुलेट करते हैं तो वो हमेशा बेस वैल्यू पे या फिर फेस वैल्यू पे करते हैं। ठीक है, तो यहां पे फेस वैल्यू कितना आएगा? तो डी लिमिटेड का था 10%, तो 10% हम लेंगे किसका? 1000 इंटू 10 का, क्योंकि ये हमको देखे रखी है फेस वैल्यू। ठीक है, तो कितनी आ रही है? सो 10,000 इंटू 1000 इंटू 10 इंटू 10% दैट इज 1000। 1000 का डिविडेंड आ रहा है और जी लिमिटेड को 30% का डिविडेंड बोले। 30% डिविडेंड, तो कितना आएगा? 500 ऑफ वन ईच, तो 500 इंटू 1 दैट इज 500 इंटू 30% दैट इज 150। ठीक है, इतना पार्ट आ गया। अब क्या बोला है कि हम लोग सबसे पहले, हमको पोर्टफोलियो का रिटर्न पूछा है, तो पोर्टफोलियो का रिटर्न निकालने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ता था? इंडिविजुअल स्टॉक का रिटर्न निकालना पड़ता था। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? रिटर्न ऑफ डी एंड जी निकाल देते हैं। रिटर्न ऑफ डी लिमिटेड। ठीक है, तो रिटर्न के लिए हम कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे बताओ? देखो हमने बहुत सारे फॉर्मुलेस देखे रिटर्न के लिए, मेनली मेरा चार्ट याद होगा तुमको। रिटर्न के लिए हम लोग कौन कौन सा यूज कर सकते हैं? एक तो होल्डिंग पीरियड रिटर्न, दूसरा एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। एवरेज रेट ऑफ रिटर्न कब यूज करते हैं? जब हमको पास्ट डेटा दिया रहता है या एक्सपेक्टेड डेटा दिया रहता है। बट क्या यहाँ पे हमको एवरेज रेट ऑफ रिटर्न के लिए डेटा दिया है? नहीं। तो हम कौन सा फॉलो करेंगे? होल्डिंग पीरियड रिटर्न। ठीक है, तो होल्डिंग पीरियड रिटर्न के हिसाब से हमारा फॉर्मूला क्या था? हाँ, कैपिटल एप्रिसिएशन प्लस डिविडेंड, ओ करेंट यील्ड, है ना। तो क्या करेंगे हम? उन दोनों फॉर्मूले को मिक्स करके एक सिंपल सा फॉर्मूला बना लेते हैं, दैट इज, एक मिनट यार इसके एडजस्ट कर, हाँ, दैट इज क्लोजिंग प्राइस, या फिर प्राइस नहीं, हम लोग वैल्यू ले लेते हैं। क्लोजिंग वैल्यू माइनस ओपनिंग वैल्यू डिवाइडेड बाय ओपनिंग वैल्यू। ठीक है, प्लस डिविडेंड। ठीक है, और इस सब को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 100 से। ठीक है,
हमारा रिटर्न का हमने फॉर्मूला क्या बना लिया, क्लोजिंग वैल्यू माइनस ओपनिंग वैल्यू प्लस डिविडेंड अपॉन ओपनिंग वैल्यू। अब तुम नोटिस करोगे तो ये क्या है, ये होल्डिंग पीरियड रिटर्न का ही फॉर्मूला है, बस मर्ज कर दिया है। तुम देखोगे तो ये जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट हमारा कैपिटल एप्रिसिएशन का है, और ये जो ओपनिंग डिविडेंड वाला है ये आ गया हमारा करंट यील्ड वाला। ठीक है, चलो वैल्यूज पुट करते हैं। सबसे पहले डी लिमिटेड का कैलकुलेट करते हैं। तो डी लिमिटेड की क्लोजिंग वैल्यू क्या है, 22,000 माइनस ओपनिंग वैल्यू कितनी है, 20,000, और डिविडेंड कितना है, 1,000, होल डिवाइडेड बाय ओपनिंग वैल्यू दैट इज 20,000 इंटू 100। तो कितना आ रहा है देखो, तो 22,000 प्लस 1 3,000, 3,000 डिवाइडेड बाय 20,000 इंटू 100, 15% आया सबका, 15% आया सबका। आगे जी लिमिटेड का कैलकुलेट करते हैं। तो 14,500 माइनस 15,000 प्लस 150 अपॉन 15,000 इंटू 100। ठीक है, तो कितना आ रहा है हमारा, -500 प्लस 150 डिवाइडेड बाय 15,000 इंटू 100 दैट इज -2.33%। ठीक है, तो ये क्या किया हमने, ये इंडिविजुअल स्टॉक का रिटर्न कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम लोग वेट्स कैलकुलेट करेंगे। अब वेट्स के लिए क्या यूज करोगे, वेट्स के लिए हम लोग क्या ओपनिंग वैल्यू यूज करेंगे या क्लोजिंग वैल्यू यूज करेंगे। तो हमेशा याद रखना, वेट्स के लिए हम लोग बेस ईयर लेते हैं दैट इज ओपनिंग। ठीक है, तो सबसे पहले वेट ऑफ ए निकाल लेते हैं, मतलब वेट ऑफ डी। तो टोटल वैल्यू कितनी दिख रही है तुम लोग को, 35,000। ठीक है, तो सबसे पहले वेट ऑफ डी निकाल लेते हैं, कितना आएगा, 20,000 अपॉन 35,000 दैट इज 0.57। और वेट ऑफ जी कैसे आ जाएगा, 1 माइनस वेट ऑफ डी दैट इज 1 माइनस 0.57 विच इज इक्वल टू 0.43। ठीक है, तो हमारे वेट्स आ गए, हमारे पास वेट्स आ गए, हमारे पास रिटर्न आ गए। तो क्या हम लोग पोर्टफोलियो का रिटर्न निकाल सकते हैं, हाँ। तो लिखो यहां पे, रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो इज इक्वल टू वेट ऑफ डी इंटू रिटर्न ऑफ डी प्लस वेट ऑफ जी इंटू रिटर्न ऑफ जी। तो 0.57 मल्टीप्लाई बाय 15 प्लस 0.43, 0.43 मल्टीप्लाई बाय -2.33%। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। तो 0.57 मल्टीप्लाई बाय 15 8.55, 0.57 मल्टीप्लाई बाय 15 8.55 प्लस 0.543 मल्टीप्लाई बाय 2.33 दैट इज 1.09। तो हमारा आ रहा है रिटर्न 7.55%। हमारा रिटर्न कितना आ रहा है, 7.55%। क्या इतना पार्ट क्लियर है, ये हमने ईयर 1 का पोर्टफोलियो का रिटर्न कैलकुलेट कर लिया। क्लियर है क्या इतना पार्ट, ठीक है। चलो नोट डाउन कर लो, ठीक है, नोट डाउन कर लो, क्वेश्चन को आराम से करेंगे हम लोग। हाँ, सेकंड पार्ट इसका काफी टफ जाता है।
ठीक है, फर्स्ट पार्ट क्लियर है। चलो सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, साइड में ही करते हैं ताकि तुमको भी चीजें समझे। चलो, ईयर 2022। ठीक है, ईयर 2022 के लिए कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं ओपनिंग प्राइस क्या है। हम्म ओपनिंग प्राइस क्या है? तो ओपनिंग प्राइस डी लिमिटेड की कितनी दे के रखी थी हमको? 22। और जी लिमिटेड की कितनी दे के रखी थी हमको? 29। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम क्लोजिंग प्राइस निकालेंगे। ठीक है, अब क्लोजिंग प्राइस तुमको पता होगा, इस इन्होंने प्रोबेबिलिटी में देके रखा था, याद है? ये देखो, क्लोजिंग प्राइस इन्होंने कैसे देके रखा था? प्रोबेबिलिटी है कि 0.2 चांस है कि शेयर प्राइस डी की 22 होगी। वैसे ही जी की भी देके रखी है। तो एक काम करते हैं, पहले हम लोग प्राइस निकाल लेते हैं, क्लोजिंग प्राइस। ठीक है, तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी लेते हैं, फिर डी लिमिटेड की प्राइस लेते हैं, फिर जी लिमिटेड की प्राइस लेते हैं। तो क्या था प्रोबेबिलिटी? 0.2, 0.5, 0.3। ठीक है, 0.2, 0.5, 0.3। फिर उसके बाद डी की देके रखी है प्राइजेस 22, 25, 28। 22, 25, 28। और जी की देके रखी है 29, 31, 33। 29, 31, 33। ठीक है, तो अब एक्सपेक्टेड प्राइस कैसे निकालेंगे? तो प्रोबेबिलिटी इनटू प्राइस ऑफ डी कर देते हैं, फिर प्रोबेबिलिटी इनटू प्राइस ऑफ जी कर देते हैं। तो कितना आएगा देखो। तो सबसे पहले 22 इंटू 0.2 दैट इज 4.4। 4.4। नेक्स्ट 0.5 मल्टीप्लाई बाय 25 दैट इज 12.5। नेक्स्ट 0.3 मल्टीप्लाई बाय 28 दैट इज 8.4। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड प्राइस क्या आ रही है डी की? तो 4.4 प्लस 12.5 प्लस 8.4 दैट इज 25.3। ऐसे ही जी की निकालो। तो जी की क्या आएगी? 29 इंटू 0.2 5.8। नेक्स्ट 25 इंटू 0.5 दैट इज 12.5। सॉरी 31 इंटू 0.5 दैट इज 15.5। एंड लास्टली 33 मल्टीप्लाई बाय 0.3 दैट इज 9.9। ठीक है, तो जी की कितनी आ रही है? 5.8 प्लस 15.5 प्लस 9.9 दैट इज 31.2। आर वी क्लियर? ठीक है, और डिविडेंड का रेट कितना दिया हुआ था हमको? डिविडेंड का रेट कितना दिया हुआ था? 20% एंड 35%। ठीक है,
और डिविडेंड शेयर प्राइस कितनी थी 10, सॉरी इसकी 100 थी, इसकी 1 थी, तो इसका कितना आ रहा था 20, सॉरी हाँ इसकी 10 थी और हाँ, तो इसको डिविडेंड कितना मिलेगा 2 और जी लिमिटेड को कितना मिलेगा 0.35। अच्छा, अब तुम्हारा क्वेश्चन आएगा कि सर लास्ट टाइम तो हम वैल्यूज निकाल रहे थे, इस बार हम लोग प्राइस पे क्यों खेल रहे हैं? तो मैं बता देता हूँ कि इंस्टीट्यूट ने क्या किया, ये जो क्वेश्चन है इसको प्राइस के बेसिस पे किया है, ठीक है। अब प्राइस के बेसिस पे समझ में तो नहीं आता, पहली अंडरस्टैंडिंग में अगर आप ये वाला प्राइस के थ्रू जाओगे ना करने का, नहीं समझ में आएगा। इसके लिए मैंने वैल्यूज से लेके समझाया, ठीक है। एक बार ये जब आंसर खत्म हो जाएगा ना, हम एक ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन सॉल्व करेंगे फॉर ईयर 2021 जो कि इंस्टीट्यूट ने किया है, और वो फिर तुमको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब ईयर 2022 में मैं प्राइस लेके क्यों समझा रहा हूं, क्योंकि यहां पे प्राइस इजीली आ रही है, ठीक है। और इनका जो इंस्टीट्यूट का आंसर है जिसमें स्टैंडर्ड डेविएशन इन्होंने आगे निकाला है, वो भी उन्होंने पर्टिकुलरली पर वैल्यू प्राइस पे लेके किया है, ठीक है। जो कि उनका आंसर गलत है, बट हमको इंस्टीट्यूट का फॉलो करना है, इस वजह से हमको करना पड़ेगा, ठीक है। चलो, अब देखो हमने ओपनिंग प्राइस निकाल ली, क्लोजिंग प्राइस निकाल ली, डिविडेंड निकाल लिया। अब इसके बेसिस पे क्या हम रिटर्न निकाल सकते हैं, तो यहां तो रिटर्न निकालते हैं। तो रिटर्न इज इक्वल टू क्लोजिंग प्राइस माइनस ओपनिंग प्राइस प्लस डिविडेंड डिवाइडेड बाय ओपनिंग प्राइस, और इन सबको इनटू 100 कर देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं डी लिमिटेड के लिए। तो डी लिमिटेड का क्लोजिंग प्राइस कितना है 25.3 माइनस ओपनिंग कितना 22 प्लस डिविडेंड कितना 2 रुपए, होल डिवाइडेड बाय ओपनिंग दैट इज 22 इंटू 100। चलो बताओ कितना आ रहा है, तो 25.3 माइनस 22 दैट इज 3.3 प्लस 2 5.3 डिवाइडेड बाय 22 इंटू 100 दैट इज 24.09%, ठीक है। ऐसे ही जी लिमिटेड का कर लेते हैं। तो जी लिमिटेड का कितना आएगा, तो 31.2 माइनस 29 प्लस 0.35 होल डिवाइडेड बाय 29 इंटू 100। तो इसका कितना आ रहा है बताओ, 31.2 माइनस 29 प्लस 0.35 दैट इज 2.55 डिवाइडेड बाय 29 इंटू 100 दैट इज 8.79%, ठीक है। अब हमने क्या निकाल लिया, इंडिविजुअल स्टॉक का रिटर्न निकाल लिया। नेक्स्ट क्या निकालेंगे, वेट्स। वेट्स कौन सा बोला था, ओपनिंग का कि क्लोजिंग का, ओपनिंग का, ठीक है। तो सबसे पहले वेट ऑफ डी ले लेते हैं। तो तुमने लास्ट वाले में किया था ना फर्स्ट पार्ट में, तो डी का कितना था 22,000 और जी का कितना था 14,000, तो कितना आ रहा है 36,500, ठीक है। तो ये 36,500 को यूज करेंगे हम, तो 22,000 डिवाइडेड बाय 36,500 which will give us 22,000 divided by 36,500 0.60। तो ऐसे ही हम लोग को वेट ऑफ जी कितना मिल जाएगा, 1 माइनस वेट ऑफ डी दैट इज 1 माइनस 0.6 दैट इज 0.40, ठीक है। अब रिटर्न कैलकुलेट कर लेते हैं। तो रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो इज इक्वल टू वेट ऑफ डी इंटू रिटर्न ऑफ डी प्लस
वेट ऑफ जी इंटू रिटर्न ऑफ जी। तो वेट ऑफ डी कितना है 0.6 मल्टीप्लाई बाय रिटर्न कितना है 24.09 प्लस वेट ऑफ जी कितना है 0.4 मल्टीप्लाई बाय 8.79%। तो करते हैं 0.6 मल्टीप्लाई बाय 24.09 0.4 मल्टीप्लाई बाय 8.79, तो हमारा आंसर आ रहा है 17.97%। अगर आप यही सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में देखोगे तो आपको इसका सॉल्यूशन गलत मिलेगा। ठीक है, हमारा एक्चुअल आंसर आना चाहिए था 17.97, इंस्टीट्यूट में कुछ गलत दिया हुआ है, वो आप एक बार देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो एक काम करो, इतना पार्ट नोट डाउन कर लो, उसके बाद हम आगे की चीजें देखते हैं। ठीक है, हो गया। चलो अब हम क्वेश्चन पे एक बार आ जाते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन क्या बोला, कैलकुलेट द एवरेज रिटर्न फ्रॉम द पोर्टफोलियो फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 21, ये हमने कर लिया। फिर कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड एवरेज रिटर्न फ्रॉम द पोर्टफोलियो फॉर द ईयर 21-22, ये भी हमने कर लिया। नेक्स्ट क्या आता है, एडवाइस एक्स लिमिटेड ऑन द कंपेरेटिव रिस्क इन द टू इन्वेस्टमेंट बाय कैलकुलेटिंग द स्टैंडर्ड डेविएशन इन ईच केस। ठीक है, तो हमको क्या बोला है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। अब कौन से केस का निकालेंगे हम लोग, तो याद रखना सेकेंड ईयर का निकालेंगे। ठीक है, तो सेकेंड ईयर का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं। अब पहले बता रहा हूं, डिस्क्लेमर दे रहा हूं, मैं इंस्टीट्यूट का आंसर सॉल्व करके आपको एक लॉजिक दे देता हूं कि अगर क्वेश्चन आया एग्जाम में तो हमको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, ठीक है। अब यहां पे हम स्टार्ट कर रहे हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालते हैं डी लिमिटेड को। ठीक है, तो डी लिमिटेड का स्टैंडर्ड डेविएशन कितना होगा वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या क्या दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी दिया रहता है, तो प्रोबेबिलिटी कितना था हमारा 0.2, 0.5, 0.3। ठीक है, और डी लिमिटेड का प्राइस क्या क्या दिया था 22, 25, 28। ठीक है, अब प्राइस के कंपैरिजन में लास्ट ईयर प्राइस कितनी थी 22, तो मेरे को गेन कितना हो रहा है, तो गेन निकाल लेते हैं पहले। तो गेन कितना हो रहा है, पहले अगर प्रोबेबिलिटी के हिसाब से अगर 22 प्राइस रही तो गेन 0 रहेगा, नेक्स्ट 3 रहेगा, और इस केस में हमारा रहेगा 6। ठीक है, अब कुछ डिविडेंड भी मिला था हमको, डिविडेंड कितना मिला था 2 रुपए। इज दैट क्लियर, 2 रुपए का डिविडेंड मिला था ना। हाँ, अब देखो हम लोगों ने यहाँ पे करंट प्राइस माइनस ओपनिंग प्राइस प्लस डिविडेंड किया था, तो यहाँ पे हमको कितना मिला था 25.3 माइनस 22 प्लस 2, ये करके देखो कितना आ रहा है 25.3 माइनस 22 प्लस 2 कितना मिला 5.3, कितना मिला 5.3। तो क्या मैं बोल सकता हूं मेरे को इतने का गेन हुआ है, क्या मैं बोल सकता हूं मेरे को इतने का गेन हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले एक काम करते हैं, अब देखो गेन मिल गया हमको, डिविडेंड मिल गया, तो सबसे पहले टोटल यील्ड निकाल लेते हैं। ठीक है, कि कितना यील्ड हुआ, तो पहले 0 प्लस 2 2, 3 प्लस 2 5, 6 प्लस 2 8। ठीक है, तो इतना मेरे को क्या होगा गेन होगा अगर ये एक शेयर प्राइस पहुंच गई तो। अब कंपैरिजन किससे करेंगे हम यील्ड को, एक्चुअल रिटर्न से, तो एक्चुअल रिटर्न हमारा कितना हुआ था 5.33। तो अब हम क्या करेंगे डेविएशन निकालेंगे, डेविएशन इज इक्वल टू y माइनस 5.33। तो
5.33 में से माइनस होगा तो कितना आएगा, -3.33, फिर -0.33 एंड लास्टली 8 - 5.33 दैट इज 2.67। अच्छा 5.3 था ना, सॉरी 5.3, ठीक है। तो कितना आएगा 2.7, ठीक है। तो यह हमारा डेविएशन आ गया। बट क्या हम डेविएशन लेते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन के टाइम पे? नहीं, हम क्या करेंगे, हम करेंगे प्रोबेबिलिटी इनटू डेविएशन का स्क्वायर। तो पहले डेविएशन का स्क्वायर कर लो, तो 3.3 का स्क्वायर 10.89 मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी दैट इज 0.2 which is equal to 2.178। next 0.3 multiply by square multiply by 0.5 that is 0.045। next 2.7 का स्क्वायर multiply by 0.3 that is 2.187। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना आ रहा है 2.187 प्लस 0.045 प्लस 2.178 दैट इज 4.41। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया, वेरिएंस आ गया। बट हमको क्या निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या हम लोग बनाएंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या बनेंगे, अंडर रूट समेशन ऑफ PD स्क्वायर विच इज इक्वल टू अंडर रूट 4.41 दैट इज 2.1%। ठीक है, तो डी लिमिटेड का स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आया 2.1। नेक्स्ट जी लिमिटेड का सेम करेंगे, प्रोबेबिलिटी देख लेते कितनी है। प्रोबेबिलिटी कितनी थी 0.2, 0.5 एंड 0.3। प्राइस क्या होने वाली है, तो प्राइस होने वाली है 29, 31, 33। ठीक है, तो गेन कितने का होगा हमको, पहले का 0, दूसरे का 2, तीसरे का 4। डिविडेंड कितना मिला था, डिविडेंड मिला था 0.35। ठीक है, तो टोटल यील्ड कितना आएगा 0.35, 2.35, 4.35। क्लियर है। अब हम किससे कंपैरिजन करेंगे, वापस से ये वाली वैल्यू से। तो करो, क्या आ रहा है 31.2 माइनस 29 प्लस 0.35 दैट इज 2.55। तो यहां पे लिखना डेविएशन इज इक्वल टू y माइनस 2.55। तो पहले वाले का कितना आएगा -2.2, दूसरे वाले का कितना आएगा -0.2 और लास्ट वाले का कितना आएगा 1.8। फिर हम क्या करेंगे P इंटू डी स्क्वायर। तो 2.2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 0.2 दैट इज 0.968। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वाले का क्या है 0.5 मल्टीप्लाई सॉरी 0.2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 0.5 दैट इज 0.02। नेक्स्ट 1.8 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 0.3 दैट इज 0.972। ठीक है, इसका टोटल कर लेते हैं, कितना आया 1.96। ठीक है, तो ये डी का था, जी का कितना आएगा फिर अंडर रूट समेशन PD स्क्वायर विच इज इक्वल टू अंडर रूट 4.41। ठीक है, तो अरे सॉरी 1.96। तो 1.96 का कितना आएगा 1.4। ठीक है, चलो यहां पे हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन खत्म हो गया है। अब तुम्हारा काम है मेरे को बताना कि एक सही है या गलत है। मैं तो बोल दिया हूं गलत है,
पर क्यों गलत है ये तुमको बताना है। अभी तक हमारे 2 लेक्चर हो चुके हैं, हमने स्टैंडर्ड डिविएशन पे कम से कम 5 क्वेश्चन तो किए हैं अच्छे खासे। ठीक है, तो आराम से सोचो कि ये क्यों मैं बोल रहा हूँ गलत है। ठीक है, चलो तब तक तुम नोट डाउन कर लो, मैं इसको टेबल में डाल देता हूँ। ठीक है, पता नहीं पेन पेन का इशू चल रहा है, एक बार मैं फुल स्क्रीन कर देता हूँ, तुम लोग ये कर लो। ठीक है, कुछ समझ में आया? क्या मिस्टेक थी? नहीं समझ में आया क्या? ठीक है, चलो मैं तुमको जी लिमिटेड का करके बताता हूँ। तुम हमारा होमवर्क रहेगा कि तुम डी लिमिटेड का करेक्ट वाला करके आओगे। ठीक है, देखो अब मैं तुमको एकदम सिंपल भाषा में बोलूँ ना, तो यहाँ पे डिविडेंड का यील्ड हमने कितना लिया है, ये मेन है, गलती है। मेन मिस्टेक कहाँ पे है? ये डिविडेंड वाले में। ये क्यों है वो मैं समझाता हूँ। देखो, सेम चीज को अगर मैं सबसे पहले रिटर्न कैलकुलेट करूं तो कितना आएगा? देखो, हाँ, सबसे पहले तो हम रिटर्न कैलकुलेट कर लेते हैं। रिटर्न, अगर प्राइस रही 29, क्या, अगर प्राइस रही 29 तो रिटर्न क्या आएगा? तो देखो, 29 माइनस 29 प्लस 0.35 डिवाइडेड बाय 29, ठीक है, इंटू 100, है ना? यही करेंगे। यही करेंगे ना, क्यों? 29 हमारी पुरानी प्राइस थी, और हम लोग क्या सोच रहे हैं, पहला प्रोबेबिलिटी वाला कि 29 हमारी प्राइस होने वाली है, और डिविडेंड हमको कितना मिला है? 0.35। तो इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा? 0.35 डिवाइडेड बाय 29 इंटू 100, दैट इज 1.21%। वैसे ही अगर प्राइस रही 31 तो मेरा रिटर्न कितना आएगा? 31 माइनस 29 प्लस 0.35 अपॉन 29 इंटू 100, दैट इज 31 माइनस 29 प्लस 0.35 होल डिवाइडेड बाय 29 इंटू 100, दैट इज 8.10, 8.10%। और अगर प्राइस 33 रही तो 33 माइनस 29 प्लस 0.35
डिवाइडेड बाय 29 इंटू 100। तो इसका आएगा हमारा 33 माइनस 29 प्लस 0.35 डिवाइडेड बाय 29 इंटू 100, दैट इज 15%। ठीक है, अब ये तीनों की हमने क्या कर लिया, एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी इनटू रिटर्न, याद है ना। ठीक है, तो क्या होगा, सबसे पहले हम लेते हैं प्रोबेबिलिटी और हम लोग लेंगे रिटर्न। तो प्रोबेबिलिटी कितनी थी, 0.2, 0.5, 0.3। हमने रिटर्न अभी कैलकुलेट कर लिया, 1.21%, 8.10% और उसके बाद 15%। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या करते थे, रिटर्न कैलकुलेट करते थे। तो क्या आएंगे, P इंटू आर। तो करो, कितना आ रहा है, 1.21 मल्टीप्लाई बाय 0.2, दैट इज 0.242। नेक्स्ट 0.5 मल्टीप्लाई बाय 8.1, दैट इज 4.05। एंड लास्टली 15 मल्टीप्लाई बाय 0.3, दैट इज 4.5। तो कितना आ रहा है, 0.242 प्लस 4.05 प्लस 4.5, दैट इज 8.79%। कितना आ रहा है, 8.79%। क्रॉस चेक करके दिखाऊं कि हमारा आंसर करेक्ट है। देखो हमने यही निकाला था, दिख रहा है यहाँ जी लिमिटेड के आगे कितना आया, 8.79%, मतलब हम गलत नहीं कर रहे। अब एक बार रिटर्न आ गया तो हम क्या करेंगे, डेविएशन निकालेंगे। तो डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, आर माइनस आर बार। तो कितना आएगा, 1.21 माइनस 8.79, दैट इज माइनस 7.58। उसके बाद 8.1 माइनस 8.79, दैट इज माइनस 0.69। उसके बाद 15 माइनस 8.79, दैट इज 6.21। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, p इंटू डेविएशन का स्क्वायर। तो पहले 7.58 का स्क्वायर कर लेते हैं, उसके बाद मल्टीप्लाई बाय 0.2, दैट इज 11.49। नेक्स्ट 0.69 मल्टीप्लाई बाय 0.5, सॉरी 0.69 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर इंटू 0.5, दैट इज 0.24। एंड लास्टली 6.21 इंटू स्क्वायर इंटू 0.3, दैट इज 11.57। ठीक है, तो हमारा रिस्क कितना आ रहा है, देखो 11.49 प्लस 2.24 प्लस 11.57, दैट इज 23.3% स्क्वायर। ठीक है, चलो परसेंट स्क्वायर वाला कॉन्सेप्ट नहीं समझा है ना, तो ये हटा ही देते हैं। ठीक है, तो अब हमारा रिस्क कितना आएगा, तो रिस्क आ रहा है हमारा समेशन ऑफ पी डी स्क्वायर। ठीक है, तो पी डी स्क्वायर कितना आता है हमारा, अंडर रूट ऑफ 23.3। तो 23.3 का रूट, दैट इज 4.83%। ठीक है, अच्छा परसेंटेज स्क्वायर का मतलब क्या होता है समझ लो। जब हम लोग स्टैंडर्ड डिविएशन लिखते हैं तो वो परसेंटेज में होता है ना। तो जब हम लोग वेरिएंस को एक्सप्लेन करते हैं तो वेरिएंस कितना है हमारा यहाँ पे 23.30। तो इसको हम किस टर्म में डिफाइन करते हैं, परसेंटेज स्क्वायर। किस फॉर्म में डिफाइन करते हैं, परसेंटेज स्क्वायर। अब देखो हमारा आंसर कितना आया, 4.83 और इंस्टीट्यूट के हिसाब से आंसर कितना आया, 1.40। समझा कहां पे चेंजेस थे। ठीक है, एक काम करता हूं, अगर आपको ये पार्ट राइट डाउन करना है तो आप लिख सकते हो एज अ अल्टरनेटिव सॉल्यूशन। ठीक है, चलो नोट डाउन कर लो इसको। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन भी यहाँ पे एंड होता है। मार्केट एज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, इंस्टीट्यूट का थोड़ा सा आंसर डिफरेंट है बट हमको
इंस्टीट्यूट का ही आंसर लिखना है ताकि हमको मार्क्स मिल सके, ठीक है। तो इंस्टीट्यूट के साथ गद्दारी नहीं ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12, नहीं 11। चलो आओ क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, ठीक है। हिस्टोरिकल रिटर्न्स देके रखे हैं दो सिक्योरिटीज के फॉर द पास्ट 10 ईयर्स, कैलकुलेट द कोवेरियंस एंड कोरिलेशन कोएफिशिएंट, ठीक है। तो अपने को कोवेरियंस और आर दोनों फाइंड करने हैं, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, इसका बड़ा वाला टेबल बनेगा हमारा, ठीक है। एक मिनट कहाँ पे ले, यहीं साइड में ले लेते ताकि बार बार ज़्यादा दूर जाना ना पड़े, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ ले लेते हैं, पहले एक टेबल बना लेते हैं। क्या इशू चल रहा है टैब में, एक मिनट देना हाँ। ओके, अरे सॉरी पेन ऑन करना भूल गया था वेट अ सेकंड, हाँ ठीक है। आज टैब बहुत इशू दे रहा है। हम्म, 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 ठीक है, काफ़ी रहेगा ये इतना, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट हेडिंग हमारी आएगी ईयर्स, ठीक है। उसके बाद सिक्योरिटी ए और सिक्योरिटी बी है, तो रिटर्न ऑफ ए लिख लेते हैं, ठीक है। लाइंस बाद में खींचेंगे हम लोग, ठीक है। रिटर्न ऑफ ए लिख लेते हैं, रिटर्न ऑफ बी कर लेते हैं, ठीक है। ईयर ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। रिटर्न्स देख लेते हैं 12 8 7 14 16 15 18 20 16 22। बी का लिख लेते हैं 20 22 24 18 15 20 24 25 24 एंड 18। सॉरी गाइस आज थोड़ा टैब इशू दे रहा है, उस वजह से हमको थोड़ा सा तकलीफ झेलना पड़ रहा है, बट ठीक है एडजस्ट करना था, कर लेंगे आज के दिन, ठीक है। अब देखो हमको पूछा क्या है, हमको पूछा है, हमको निकालना है कोवेरियंस, ठीक है। तो कोवेरियंस का फॉर्मूला क्या होगा, सबसे पहले तो ये पास्ट का डेटा दिया हुआ है कि एक्सपेक्टेड डेटा दिया है, पास्ट का डेटा दिया है कि एक्सपेक्टेड डेटा दिया है, जल्दी बताओ। पास्ट का डेटा है, तो पास्ट के डेटा के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हाँ। सबसे पहले तो हमको समेशन आर ए निकालेंगे और समेशन आर बी निकालेंगे। चलो पहले ये कैलकुलेट कर लेते हैं, कितना आ रहा है वो देख लेते हैं। 12 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 14 प्लस 16 प्लस 15 प्लस 18 प्लस 20 प्लस 16 प्लस 22, सबका आ रहा है क्या 148। ध्यान से करना, 10 साल का डेटा है, गलती हो सकती है तो आराम से करो। नेक्स्ट बी का करते हैं 20 प्लस 22 प्लस 24 प्लस 18 प्लस 15 प्लस 20 प्लस 24 प्लस 25 प्लस 24 प्लस 18, 210।
आया सबका 210। चलो तो मीन निकाल लेते हैं। तो आर ए बार इज इक्वल टू समेशन आर ए अपॉन एन, दैट इज 148 अपॉन 10, दैट इज 14.80। और बी का रिटर्न कितना आएगा? तो समेशन आर बी अपॉन एन, दैट इज 210 अपॉन 10 विच इज इक्वल टू 21। ठीक है, दोनों का रिटर्न आ गया। तो अब क्या करेंगे, हम डिविएशन निकालेंगे। तो सबसे पहले डी ए कैलकुलेट कर लेते हैं। डी ए का फॉर्मूला क्या बनेगा हमारा? अच्छा, हमको स्पेस की ज़रूरत पड़ेगी ना, ठीक है, एक मिनट। हाँ, तो डी ए क्या बनेगा हमारा? आर ए माइनस आर ए बार। ठीक है, तो पहले वाले का कितना है? 14.8। तो 12 माइनस 14.8 माइनस 2.80, फिर 8 माइनस 14.8 माइनस 6.80, नेक्स्ट 7 माइनस 14.8 दैट इज माइनस 7.80, नेक्स्ट 14 माइनस 14 माइनस 0.80, नेक्स्ट 16 माइनस 14.8 दैट इज 1.20, next 15 minus 14.8 that is 0.20, next 18 minus 14.8 that is 3.20, next 20 minus 14.8 5.20, next 16 minus 14.8 1.20, next 22 minus 14.8 कितना आएगा? 5 6 7 7.20। आ गया सबका डी ए। नेक्स्ट हम क्या निकालेंगे? डी ए का स्क्वायर। तो चलो कर रहे थे, 2.8 का स्क्वायर 7.84, नेक्स्ट 6.8 का स्क्वायर 46.24, नेक्स्ट 7.8 का स्क्वायर 60.84, नेक्स्ट 0.8 का स्क्वायर दैट इज 0.64, फिर 1.2 का स्क्वायर 1.44, then 0.2 का स्क्वायर 0.04, then 3.2 का स्क्वायर 10.24, then 5.2 का स्क्वायर 27.04, नेक्स्ट 1.2 का स्क्वायर 1.44 एंड 7.2 का स्क्वायर 51.84। ठीक है, चलो इसका टोटल कर लेते हैं। कितना आएगा इसका टोटल? देखो 51.84 प्लस 1.44 प्लस 27.04 प्लस 10.24 प्लस 0.04 प्लस 1.44 प्लस 0.64 प्लस 60.84 प्लस 46.24 प्लस 7.84 which will give us 207.6 207.60। ठीक है, जैसे अभी ए का किया वैसे ही बी का करो। बी का करो। सो डी बी इज इक्वल टू रिटर्न ऑफ बी माइनस रिटर्न ऑफ बी बार। तो पहले वाले का कितना आएगा? 21 है ना, तो -1, फिर +1, -1 +1, फिर 24 माइनस 21 3, फिर 18 माइनस 3, फिर 15 -6, फिर 20 -1, फिर 24 3, नेक्स्ट 25 4, 24 3, 18 -3। ठीक है, नेक्स्ट क्या करेंगे? डी बी स्क्वायर। डी बी स्क्वायर तो कितना आएगा? 1 1 9 9 36 1 9 16 9 9। ठीक है, चलो टोटल बताओ। 1 + 1 + 9 + 9 + 36 + 1 + 9 + 16 + 9 + 9 100। ठीक है, तो यह आ गया हमारा। तो रिस्क निकाल लेते हैं। तो रिस्क ऑफ ए कितना आएगा? अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ डी ए स्क्वायर अपॉन एन विच इज इक्वल टू अंडर रूट
207.6 divided by 10, which will give us 207.6 divided by 10, उसका रूट दैट इज 3.16%। ठीक है, ए का आ गया। वैसे बी का निकाल लेते, तो बी का कितना आएगा, अंडर रूट ऑफ समेशन डी बी स्क्वायर अपॉन एन विच इज इक्वल टू अंडर रूट 100 बाई 10 दैट इज 10 का रूट। एक मिनट, तो पहले वाले का गलत आएगा, 207.6 डिवाइडेड बाई 10 उसका रूट। ओके, तो पहले वाले का आंसर हमने गलत किया है। पहले वाले का आ रहा है हमारा 4.56% और इसका आ रहा है 3.16%। ठीक है, दोनों का हमारा रिस्क आ गया। अब हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे कोवेरियंस। ठीक है, तो कोवेरियंस निकालने का फॉर्मूला क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे, डी ए मल्टीप्लाई बाय डी बी। ठीक है, तो करते हैं, तो पहला -1 इंटू -7.84, यहाँ पे थोड़ा सा आराम से करना, यहाँ पे गलती होती है। फिर 46.24 मल्टीप्लाई बाय 1, 46.24। नेक्स्ट 60.84 मल्टीप्लाई बाय 3, 60.84 मल्टीप्लाई बाय 3, 182.52, 182.52। नेक्स्ट -3.64 इंटू -3 दैट इज -1.92। नेक्स्ट 1.44 इंटू -6 दैट इज -8.64। उसके बाद 0.04 मल्टीप्लाई बाय -1 तो -0.04। नेक्स्ट 10.24 मल्टीप्लाई बाय 3 विच विल गिव अस 30.72। नेक्स्ट कुछ गलत कर रहे हैं क्या हम लोग, गलत कर रहे हैं। हम लोग डी ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हमको किससे करना है, डी ए और डी बी को करना है। ठीक है, एक बार स्टार्टिंग से कर लेते हैं। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें ध्यान रखनी है। तो पहले वाले का कितना आएगा 2.80, दूसरे वाले का -6.80, तीसरे वाले का -7.8 मल्टीप्लाई बाय 3 दैट इज -23.40। नेक्स्ट 0.8 मल्टीप्लाई बाय 3 दैट इज -2.4। नेक्स्ट माइनस नहीं, प्लस 2.4, क्योंकि दोनों जगह माइनस है ना। फिर 1.2 इंटू -6 -7.20। नेक्स्ट 0.2 इंटू -1 -0.20। नेक्स्ट 3.2 मल्टीप्लाई बाय 3 दैट इज 9.60। नेक्स्ट 5.2 मल्टीप्लाई बाय 4 दैट इज 20.80। नेक्स्ट 1.2 मल्टीप्लाई बाय 3 that is 3.60। next was 7.2 multiplied by 3 that is -21.60। चलो इसका टोटल करो, आंसर आ रहा है -20। एक बार क्रॉस चेक करना। ठीक है, मैं भी एक बार चेक कर ले रहा हूं, क्योंकि यहां पे गलती हो गई तो पूरा आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट आया हमारा आंसर। चलो अब हमको क्या निकालना है, सबसे पहले तो कोवेरियंस। ठीक है, तो कोवेरियंस का फॉर्मूला क्या था, कोवेरियंस ऑफ ए कॉमा बी इज इक्वल टू समेशन ऑफ डी ए इंटू डी बी अपॉन एन। तो हमारा कितना आया है -20/10 विच इज इक्वल टू -2। कोवेरियंस -2 आया है, और हमको कोरिलेशन कोएफिशिएंट भी पूछा है। तो उसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, हम यूज करेंगे कोवेरियंस वाला। तो कोवेरियंस
ऑफ ए कॉमा बी इज इक्वल टू रिस्क ऑफ ए इंटू रिस्क ऑफ बी इंटू आर। क्लियर है क्या? क्या किया अभी तक हमने? हमको 10 साल का डेटा दिया था, उससे सबसे पहले हमने रिटर्न ऑफ ए निकाला, फिर रिटर्न ऑफ बी निकाला, उसके बाद हमने क्या किया, डेविएशन ऑफ ए निकाला, फिर डेविएशन ऑफ ए का स्क्वायर किया। क्यों? ताकि अपन रिस्क ऑफ ए निकाल सके। फिर वैसे डेविएशन ऑफ बी निकाला और उसका स्क्वायर किया ताकि हम रिस्क ऑफ बी निकाल सके, और उसके बाद डेविएशन ऑफ ए इंटू डेविएशन ऑफ बी किया ताकि हम क्या निकाल सके, कोवेरिएंस निकाल सके ए और बी का। ठीक है, अब हम लोग कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकाल रहे हैं। तो कोवेरिएंस कितना आया हमारा, -2। रिस्क ऑफ ए कितना आया था, 4.56 मल्टीप्लाई बाय 3, एक मिनट, 3.16 मल्टीप्लाई बाय आर। चलो इसको सॉल्व कर लो, क्या आ जाएगा, 4.56 मल्टीप्लाई बाय 3.16 डिवाइड इक्वल टू मल्टीप्लाई बाय 2। दैट इज आर की वैल्यू आ रही है -0.139। हमारा आर की वैल्यू आ रही है -0.139। क्लियर है क्या? ठीक है, एक बार अपने एंड पे सॉल्व करो यार, क्योंकि दिक्कत क्या पता है क्या, ये क्वेश्चन बड़े बहुत है और कैसे खुद से सॉल्व नहीं किया ना तो डिफिकल्टी होती है। तो थोड़ा खुद से मैथ्स का पार्ट करो, लाइक कैलकुलेशंस का पार्ट करो, ताकि क्या है तुम्हारा एक परफेक्शन आएगा उसमें फिर। ठीक है, चलो ये मैंने सॉल्व तो कर दिया है, तुम भी एक अपने एंड पे सॉल्व कर लो। ठीक है, हो गया। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग सीखेंगे, एक नया टॉपिक आ रहा है, दैट इज मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो। मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो, मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो का मतलब क्या होता है कि ऐसा पोर्टफोलियो जहां पे हम दो स्टॉक को यूज तो करेंगे बट उसके वेट्स ऐसे यूज करेंगे कि हमारा रिस्क कम से कम आए। ठीक है, तो जब भी हमको मिनिमम रिस्क का क्वेश्चन आता है तो हमको क्या फाइंड करना होता है, हमको वेट्स फाइंड करने होते हैं कि जो हम लोग दो स्टॉक्स में पैसा इन्वेस्ट करने वाले हैं उनका वेट्स क्या होगा। ठीक है, तो मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो के बारे में हम थोड़ा समझ लेते हैं। ठीक है, तो मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो, इसके नाम से ही हमको क्या समझ में आ रहा है, इसके नाम से हमको क्या समझ में आ रहा है कि ऐसा पोर्टफोलियो बनाओ जिसमें हमारा रिस्क का क्या हो, सबसे कम हो। क्या मैं जीरो बोल रहा हूं? नहीं नहीं, मैं जीरो नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूं मिनिमम हो। ठीक है, तो अब इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला बेस्ड है, एकदम सिंपल फॉर्मूला याद रखना, वेट ऑफ ए इज इक्वल टू, हम किसका निकाल रहे हैं, ए का वेट। अगर ए का वेट ले रहे हैं तो हमेशा याद रखना हम वेरिएंस किसका लेंगे, बी का, माइनस कोवेरिएंस ऑफ ए कॉमा बी होल डिवाइडेड बाय रिस्क ऑफ ए प्लस रिस्क ऑफ बी माइनस 2 टाइम्स ऑफ कोवेरिएंस ऑफ ए कॉमा बी। देखो ये है हमारे मिनिमम रिस्क का फॉर्मूला, सिंपल याद रखना कैसे, ए का वेट निकाल रहे हो तो न्यूमरेटर में क्या आ रहा है, दूसरे का एस डी माइनस कोवेरियंस, और नीचे क्या आएगा, दोनों का एस डी माइनस कोवेरियंस, अच्छा सॉरी वेरियंस। ठीक है, दूसरे का वेरियंस माइनस कोवेरियंस, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, दोनों का वेरियंस माइनस कोवेरियंस। और अगर हमको बी का वेट निकालना है तो क्या है, एक बार ए का आ गया तो बी का निकल जाएगा, 1 माइनस वेट ऑफ ए। ठीक है, इसमें ज्यादा डिस्कशन हम लोग क्वेश्चन के साथ करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन आएगा तो हम लोग समझा पाएंगे कि न्यूमेरिकली कि कैसे चीजें हो रही हैं। ठीक है, अभी के लिए क्या याद रखो
कि मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो का मतलब क्या होता है, एक ऐसा पोर्टफोलियो बनाना जहां पे मेरा रिस्क का क्या हो, मिनिमम हो, और उसमें क्या होता है, हमको वेट्स कैलकुलेट करने पड़ते हैं, और वेट्स का फॉर्मूला क्या है, दूसरे का वेरिएंस माइनस कोवेरियंस अपॉन दोनों का वेरिएंस माइनस 2 टाइम्स ऑफ कोवेरियंस। ठीक है, चलो हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला है, देख लो। एन इन्वेस्टर डिसाइडेड टू इन्वेस्ट 1 लाख रुपीज, 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करने की बात कर रहे हैं, इन द शेयर ऑफ टू कंपनीज एबीसी एंड XYZ। द प्रोजेक्शन ऑफ रिटर्न्स ऑफ द शेयर ऑफ द टू कंपनीज अलोंग विद देयर प्रोबेबिलिटीज आर गिवन। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड डेटा दिया है, तो प्रोबेबिलिटी दे दी, एबीसी के रिटर्न दे दिए, XYZ के रिटर्न दे दिए। कॉमेंट ऑन द रिटर्न एंड रिस्क ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इंडिविजुअल शेयर। ठीक है, तो सबसे पहले इंडिविजुअल शेयर का रिस्क और रिटर्न निकालना है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है, सबसे पहले लिख देते हैं प्रोबेबिलिटी, उसके बाद नाम क्या था शेयर का, एबीसी और XYZ। तो रिटर्न ऑफ एबीसी एंड रिटर्न ऑफ XYZ। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी देख लेते क्या क्या दिया है, 0.2, 0.25, 0.25, 0.2, 0.25, 0.25, 0.3। ठीक है, अब रिटर्न्स क्या क्या देके रखे हैं, तो एबीसी का देखा रखा है 12, 14 माइनस 7, 28, 12, 14 माइनस 7, 28। XYZ का कितना दिया है, 16, 10, 28 माइनस 2, 16, 10, 28 माइनस 2। ठीक है, अब इंडिविजुअल का रिटर्न निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो प्रोबेबिलिटी इनटू रिटर्न ऑफ एबीसी करेंगे, फिर उसके बाद प्रोबेबिलिटी इनटू रिटर्न ऑफ XYZ करेंगे। तो करो, क्या आ रहा है बताओ, तो 0.2 मल्टीप्लाई बाय 12 which will give us 2.40, next 0.25 multiply by 14 which is 3.50, next 0.25 multiply by minus 7 that is minus 1.75, and lastly 0.3 multiply by 28 which will give us 8.40। ठीक है, टोटल बताओ, तो 2.4, 2.4 प्लस 3.5 माइनस 1.75 plus 8.4 which will give us 12.55। ठीक है, तो रिटर्न आ गया ए बी सी का कितना, समेशन ऑफ पी इंटू आर ऑफ ए बी सी विच इज इक्वल टू 12.55%। वैसे ही XYZ का कैलकुलेट करते हैं, कितना आएगा, 0.2 इंटू 16 दैट इज 3.2, next 0.25 multiply by 10 which will give us 2.5, next 0.25 multiply by 28 that is 7, and lastly 0.3 into 2, 0.6 नेगेटिव में। ठीक है, इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो 3.2 प्लस 2.5 प्लस 7 माइनस 0.6 दैट इज 12.10। ठीक है, तो रिटर्न आ गया हमारा XYZ का समेशन ऑफ P इंटू आर ऑफ XYZ विच विल गिव अस 12.10%। ठीक है, चलो आगे, रिटर्न आ गया, अब क्या करेंगे, रिस्क कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो रिस्क के लिए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, D1 या फिर डिविएशन ऑफ ABC, वो कैसे आएगा, R माइनस आर बार करके, फिर हम लोग इसका डिविएशन ABC का स्क्वायर ले लेंगे, फिर
डेविएशन ऑफ एक्स वाई जेड निकालेंगे आर माइनस आर बार करके, फिर डेविएशन ऑफ एक्स वाई जेड का भी स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, चलो करते हैं। सबसे पहले वाले का कितना आ रहा है, 12 माइनस 12.55 दैट इज माइनस 0.55। नेक्स्ट 14 माइनस 12.55 which will give us 1.45. Next minus 7 minus 12.55 that is minus 19.55, and lastly 28 minus 12.55 which will give us 15.45। ठीक है, अब स्क्वायर कर लेते हैं। 0.55 का स्क्वायर 0.3025। नेक्स्ट 1.45 का स्क्वायर 2.1025। नेक्स्ट 19.55 का स्क्वायर 382.2025, एंड लास्टली 15.45 का स्क्वायर 238.7025। चलो इसका टोटल कर लेते हैं, कितना आएगा देखो तो। ठीक है, 0.3025 प्लस 2.1025 प्लस 382.2025 प्लस 238.7025 आ रहा है 623.31 आ रहा है क्या, 623.31। देखो वापस गलत कर रहे हैं, वापस गलत कर रहे हैं हम लोग, ध्यान दो। ठीक है, हम लोग क्या गलती किए, किसी को समझ में आया क्या क्या गलती की हम लोग? हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी को नहीं लिया, तो हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी इनटू डी ऑफ ए बी सी का स्क्वायर। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें क्या है, मिस हो गई ना, हमारा पूरा आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, अब मैं तो तुम्हारे साथ रिकॉर्ड कर रहा हूं। ठीक है, तो देखो अभी मेरे को गलती कैसे समझ में आई, क्योंकि मेरे को अचानक से याद आया, अरे यार हमने यहाँ पे तो प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई किया था ना रिटर्न कैलकुलेट करते टाइम। ठीक है, तो हमेशा याद रखना प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है तो प्रोबेबिलिटी को दिमाग में लेके चलना, वरना अगर प्रोबेबिलिटी मिस हुआ हमारा पूरा आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, चलो वापस से 0.55 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 0.2 विच विल गिव अस 0.06। नेक्स्ट 1.45 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 0.25 दैट इज 0.53। नेक्स्ट 19.55 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 0.25 दैट इज 95.55। नेक्स्ट 15.45 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 0.3 दैट इज 71.61। ठीक है, 0.06 प्लस 0.53 प्लस 95.55 प्लस 71.61 विच विल गिव अस 167.75। ठीक है, तो ये क्या आ गया, एबीसी का वेरिएंस आ गया। ठीक है, तो रिस्क निकाल लेते हैं एबीसी का, तो रिस्क ऑफ एबीसी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 167.75। अच्छा पहले फॉर्मूला लिख लेते ना, समेशन ऑफ समेशन ऑफ, यार लिख क्यों नहीं रहा, समेशन ऑफ पी इंटू डी स्क्वायर विच विल गिव अस अंडर रूट 167.75 दैट इज 12.95। ठीक है, क्या है आंसर, 12.95। नेक्स्ट एक्स वाई जेड का देख लेते हैं, एक्स वाई जेड का कितना आएगा, तो 12.10 है तो 16 माइनस 12.1 which will give us 3.9। next 10 minus 12.1 minus 2.10। next 28 minus 12.1 which will give us 15.90। next minus 2 into 12.21 minus 14.10। क्लियर है। नेक्स्ट हमको इसको भी चेंज करना पड़ेगा,
क्योंकि प्रोबेबिलिटी है हमारे साथ, तो प्रोबेबिलिटी इंटू डी ऑफ एक्स वाई जेड का स्क्वायर। ठीक है, तो करते हैं। तो 3.9 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 0.2 विच विल गिव अस 3.04। नेक्स्ट 2.1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 0.25 दैट इज 1.10। नेक्स्ट 15.9 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 0.25 that is 63.20 and last 14.1 का square multiply by 0.3 which will give us 59.64। ठीक है, तो टोटल कर लो 3.04 प्लस 1.1 प्लस 63.2 प्लस 59.64 which will give us 126.98। ठीक है, तो ये आ गया हमारा रिस्क एक्स वाई जेड का। तो अंडर रूट समेशन ऑफ पी इंटू डी स्क्वायर विच विल गिव अस अंडर रूट 126.98। इसका रूट ले लो, आ जाएगा हमारा आंसर 11.27%। ठीक है, तो अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर दे दिया, जहां पे हमको क्या बोला था, इंडिविजुअल स्टॉक का रिटर्न और रिस्क निकालो। ठीक है, चलो नोट डाउन कर लो। ठीक है, ठीक है, फर्स्ट पार्ट क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 में आगे क्या पूछा है। कंपेयर द रिस्क एंड रिटर्न ऑफ दीज टू शेयर विद द पोर्टफोलियो ऑफ दिस शेयर इक्वल प्रोपोर्शन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल दिया है कि अब पोर्टफोलियो का रिटर्न निकालना है और रिस्क निकालना है जहां पे इक्वल प्रोपोर्शन में है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं इसको। तो सबसे पहले तो रिटर्न निकाल लेते हैं। इसको फर्स्ट पार्ट यहां पे हम लिख देता हूं, सेकेंड पार्ट रिस्क एंड रिटर्न ऑफ अ पोर्टफोलियो। ठीक है, जहां पे एबीसी का वेट ऑफ एबीसी आ रहा है हमको दिया 0.50 और वेट ऑफ एक्स वाई जेड दे दिया हमको 0.50। ठीक है, अब सबसे पहले रिटर्न निकाल लेते हैं। तो रिटर्न इज इक्वल टू वेट ऑफ एबीसी इंटू रिटर्न ऑफ एबीसी प्लस वेट ऑफ एक्स वाई जेड इंटू रिटर्न ऑफ एक्स वाई जेड। क्लियर है? ठीक है, चलो वैल्यूज पुट करो। तो 0.5 मल्टीप्लाई बाय 12.55 12.55 प्लस 0.5 मल्टीप्लाई बाय 12.10। ठीक है, तो कितना आ रहा है 0.5 मल्टीप्लाई बाय 12.55 6.275 प्लस 0.5 मल्टीप्लाई बाय 12.10। तो हमारा आंसर आ रहा है 12.325। ठीक है, रिटर्न आ गया। अब रिस्क कैलकुलेट करना है, बट रिस्क का फॉर्मूले में हमको एक और एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट होगी, दैट इज कोवेरियंस की। ठीक है, तो पहले कोवेरियंस कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ऊपर के टेबल पे कंटिन्यू नहीं करना क्योंकि काफी बड़ा टेबल हो गया। एक काम करते हैं, नीचे नया टेबल बना लेते हैं। आज थोड़ा टैब इश्यूज दे रहा है, पता नहीं क्यों, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना प्लीज। ठीक है, अब चलो सबसे पहले हमको क्या दिया होगा, प्रोबेबिलिटी दिया होगा। हमको क्या क्या ऊपर वाले टेबल से चाहिए वो भी हम लोग ले लेंगे। जैसे कि हमको क्या चाहिए, डेविएशन चाहिए ए बी सी का, डेविएशन चाहिए एक्स वाई जेड का। हाँ, तो हमको क्या मिल जाएगा, प्रोबेबिलिटी इंटू डेविएशन ऑफ ए बी सी इंटू डेविएशन ऑफ एक्स वाई जेड। ठीक है, चलो 0.2 0.25
0.25, 0.30। ठीक है, ABC का डिविएशन ले लेते हैं, -0.55, -0.55। नेक्स्ट 1.45, 1.45, -19.55, -19.55, एंड लास्टली 15.45, 15.45। ठीक है, तो ये हमने डेविएशन ले लिया एबीसी का। वैसे एक्स वाई जेड का ले लेते हैं, तो कितना है 3.90, 3.90। नेक्स्ट 2.10, 15.9, माइनस था ना शायद तक, हाँ, -2.10, -2.10 एंड 15.90। उसके बाद -14.10, -14.10। अब क्या करेंगे हम लोग, प्रोबेबिलिटी इंटू डेविएशन ऑफ एबीसी इंटू बाय डेविएशन ऑफ एक्स वाई जेड। चलो, तो 0.2 मल्टीप्लाई बाय 0.55 मल्टीप्लाई बाय 3.9, विच विल गिव अस -0.43। नेक्स्ट 0.25 मल्टीप्लाई बाय 1.45 मल्टीप्लाई बाय 2.1, विच विल गिव अस 0.76 माइनस में, -0.76। नेक्स्ट 0.25 मल्टीप्लाई बाय 19.55 मल्टीप्लाई बाय 15.9, विच विल गिव अस 77.71 माइनस में। एंड लास्टली 0.3 मल्टीप्लाई बाय 15.45 मल्टीप्लाई बाय 14.1, विच विल गिव अस 65.35 माइनस में, 65.35। ठीक है, चलो इसका टोटल कर लो, तो कितना आ रहा है, -0.43 प्लस 0.76 प्लस 77.71 प्लस 65.35, विच विल गिव अस 144.25। ठीक है, चल अब हमारे पास कोवेरियंस आ जाएगा। तो कोवेरियंस ऑफ ए बी सी एंड एक्स वाई जेड इज इक्वल टू summation of P into D of ABC into deviation of XYZ, which is equal to -144.25। ठीक है, अब हमारे पास सब चीज आ गया। चलो रिस्क कैलकुलेट करते हैं पोर्टफोलियो का। तो अंडर रूट ऑफ वेट ऑफ ABC का स्क्वायर इंटू रिस्क ऑफ ABC का स्क्वायर प्लस वेट ऑफ XYZ का स्क्वायर इंटू रिस्क ऑफ XYZ का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ वेट ऑफ ABC, वेट ऑफ XYZ इंटू रिस्क ऑफ, रिस्क नहीं लेंगे क्योंकि कोवेरियंस लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आर नहीं पता हमको, तो कोवेरियंस ऑफ ABC, XYZ। ठीक है, तो जो चीज अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंगली हमको फॉर्मूले को थोड़ा ट्विस्ट एंड टर्न करना पड़ेगा। ठीक है, तो वेट कितना था 0.5 का स्क्वायर इंटू रिस्क कितना था, वेरिएंस डायरेक्ट ले लेंगे, तो वेरिएंस कितना था 167.75, तो 167.75 प्लस वेट ऑफ XYZ 0.5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 126.98, 126.98 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 0.5, 0.5 इंटू -144.25। ठीक है, चलो कर लेते हैं। तो 0.5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 167.25, विच विल गिव अस 41. ठीक है, 41.81। नेक्स्ट 0.5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 126.98, which will give us 31.75 plus 2 into 0.5 into 0.5 multiply by 144.25, that is, अच्छा ये माइनस में आएगा -72.13। ठीक है, तो कितना आ रहा है आंसर हमारा, तो ठीक है, अरे ये गलत हो गया हमारा पहला वाला, ये चेंज कर लेना, 41.9394 आ रहा है। ठीक है, चलो कर लेते हैं। 41.94 प्लस
31.75 minus 72.13 which will give us 1.56. ठीक है, तो 1.56 का रूट ले लोगे तो कितना आ रहा है 1.25%. ठीक है, क्लियर है क्या? चलो इतना पार्ट नोट करो, उसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं. ठीक है, हो गया सबका लिख के? चलो अब आगे बढ़ते क्वेश्चन पे. लास्ट पार्ट क्या बोला है? फाइंड आउट द प्रोपोर्शन, फाइंड आउट द proportion of each of the above share to formulate a minimum risk portfolio. minimum risk portfolio बनाना है हमको ABC और XYZ का. तो सबसे पहले मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो के लिए हमको क्या चाहिए? दोनों का वेरिएंस चाहिए और कोवेरिएंस चाहिए. तो देखो हमारे पास दोनों का कोवेरिएंस तो है और कोवेरिएंस भी हमने निकाला था ना. ये है. तो क्या करेंगे, सीधा लिखते हैं मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो. तो वेट ऑफ ABC इज इक्वल टू वेरिएंस ऑफ XYZ माइनस कोवेरिएंस ऑफ ABC कॉमा XYZ होल डिवाइडेड बाय वेरिएंस ऑफ ABC plus variance of XYZ minus 2 times of covariance of ABC comma XYZ. चलो वैल्यूज पुट कर देते हैं. तो क्या थी XYZ का वेरिएंस कितना है 126.98 माइनस कोवेरिएंस क्या था माइनस 144.25 होल डिवाइडेड बाय 167.75 प्लस 126.98 माइनस 144.25. ठीक है, क्लियर है ना? चलो करो 126.98 प्लस 144.25 कितना आया 271.23 डिवाइडेड बाय 167.75 प्लस 126.98 प्लस 144.25 which will give us 438.98. ठीक है, तो कितना आ रहा है वेट? वेट आ रहा है 0.62. ठीक है, वेट आ रहा है 0.62. एक काम करते हैं इसको और डेसिमल पे ले लेते हैं. ठीक है, कुछ गलत हुआ है क्या? अरे हाँ, हम लोगों ने ये 2 मिस कर दिया. एक मिनट यार, ये पेन का बहुत इशू दे रहा है आज. ठीक है, एक मिनट, ये हम लोग 2 मिस आउट कर दिया. तो यहाँ पे एक 2 भी है ना, यहाँ पे 2 भी है, एक मल्टीप्लाई कर गया. ठीक है, तो 126.98 प्लस 144.25 विच विल गिव अस 271.23 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 144.25 plus 126.98 plus 167.75 which will give us 583.23. क्लियर है? चलो डिवाइड कर दो. कितना आ रहा है 0.4650. कितना आ रहा है 0.4650. दैट इज 46.50%. ठीक है, तो 46.50% अगर मैं ए में पुट करूं, ABC में पुट करूंगा तो मेरा क्या बन जाएगा मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो. तो वैसे ही वेट ऑफ XYZ कैलकुलेट कर लेते तो कैसे निकालेंगे 1 माइनस वेट ऑफ ABC विच इज इक्वल टू
1 minus 0.4650 which is equal to 53 0.5350 that is 53.50%. ठीक है, क्लियर, इजी है मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो। ठीक है, मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो का मतलब क्या होता है, एक ऐसा कॉम्बिनेशन ऑफ शेयर्स का पोर्टफोलियो बनाना जहां पे हमारा रिस्क है वो मिनिमम हो। ठीक है, चलो ये नोट डाउन कर लो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं हम लोग। देखो नेक्स्ट हमारे पास 14 क्वेश्चन और 15 क्वेश्चन आप लोगों को सिमिलर दिखेगा, तो एक काम करना, अभी हम लोग क्लास में 15 नंबर क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, क्लास में हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन कर लेते हैं, आप 14 वाला होमवर्क के लिए मार्क कर लेना। ठीक है, देखो क्या है, यूरोपियम लिमिटेड has been specifically formed to undertake two investment opportunities. Risk and return characteristics of the two projects are shown below. ठीक है, तो एक यूरोपियम लिमिटेड बनाया गया है, जो स्पेसिफिकली क्यों बनाया है, ताकि हम दो जगह पे इन्वेस्टमेंट कर सकें जिसके हमको एक्सपेक्टेड रिटर्न और रिस्क दे के रखे हैं। नाउ यूरोपियम प्लान्स टू इन्वेस्ट 80% ऑफ इट्स फंड अवेलेबल इन प्रोजेक्ट ए। ठीक है, तो प्रोजेक्ट ए में 80% लगेगा और 20% किस में लगेगा, प्रोजेक्ट बी में। द डायरेक्टर बिलीव दैट द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन द रिटर्न ऑफ द प्रोजेक्ट इज +1। इसका मतलब क्या है, क्या मेरे को डाइवर्सिफिकेशन का कुछ बेनिफिट मिलने वाला है, आंसर इज नो। रिक्वायर्ड, कैलकुलेट द रिटर्न्स फ्रॉम द proposed portfolio, calculate the risk. Suppose the correlation of coefficient between A and B was -1, how should the company invest in its fund in order to obtain zero risk portfolio? ठीक है, चलो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले रिटर्न कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, चलो लिखो क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, हमको क्या क्या दिया हुआ है, वेट दे के रखा था, वेट ऑफ ए दे के रखा था 0.80 और वेट ऑफ बी दे के रखा था 0.20। ठीक है, उसके बाद रिटर्न कितना देकर रखा है, ए का 12, बी का 20। ठीक है, क्लियर है इतना। नेक्स्ट रिस्क देकर रखा है 3 एंड 7। ठीक है, और हमको आर देके रखा है कितना, 1। आर कितना देके रखा था हमको, 1 +1। ठीक है, चलो पहले रिटर्न कैलकुलेट कर लेते हैं। तो रिटर्न का फॉर्मूला क्या होगा, रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो इज इक्वल टू वेट ऑफ ए इंटू रिटर्न ऑफ ए प्लस वेट ऑफ बी इंटू रिटर्न ऑफ बी। ठीक है, तो वेट ऑफ ए कितना है, 0.80 मल्टीप्लाई बाय 12 प्लस 0.20 मल्टीप्लाई बाय 20। तो कितना आ रहा है हमारा आंसर, 0.8 मल्टीप्लाई बाय 12 फिर 0.2 मल्टीप्लाई बाय 20, तो हमारा आ रहा है 13.60। ठीक है, नेक्स्ट रिस्क निकाल लेते पोर्टफोलियो का। तो रिस्क का फॉर्मूला वही लंबा वाला। अब देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है, आर गिवन है कि कोवेरिएंस गिवन है। अभी आर गिवन है तो आर वाला फॉर्मूला याद रखना। तो वेट ऑफ ए स्क्वायर प्लस रिस्क ऑफ ए स्क्वायर प्लस वेट ऑफ बी स्क्वायर इंटू रिस्क ऑफ बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ वेट ऑफ ए, वेट ऑफ बी, रिस्क ऑफ ए, रिस्क ऑफ बी इंटू आर। ठीक है, तो वैल्यूज पुट कर दो। तो 0.8 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर प्लस 0.2 का स्क्वायर इंटू बाय 7 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ 0.8, 0.2, 3, 7 एंड 1। ठीक है, चलो वैल्यूज बताओ क्या क्या आ रही है। तो 0.8 मल्टीप्लाई बाय 0.8 मल्टीप्लाई बाय 9 विच विल गिव अस
5.76. Next, 0.2 multiplied by 0.2 multiplied by 49, which will give us 1.96, plus 2 into 0.8 into 0.2 into 3 into 7, that is 6.72. ठीक है, टोटल कर लो, 6.72 plus 1.96 plus 5.76, which will give us under root 14.44, that is 3.8%. ठीक है, तो रिस्क कितना आ रहा है पोर्टफोलियो का? 3.8%. क्लियर है क्या? चलो इतना पार्ट नोट कर लो, फिर हम आगे का देखते हैं. हो गया? चलो आगे का देखते हैं. आगे क्या बोला था कैलकुलेट करने को हमको? रिटर्न और रिस्क निकाल लिया. सपोज द कोरिलेशन ऑफ कोएफिशिएंट बिटवीन ए एंड बी वाज -1. हाउ शुड द कंपनी इन्वेस्ट इन इट्स फंड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन जीरो रिस्क पोर्टफोलियो? देखो, सबसे पहली बात तो क्वेश्चन सेपरेट हो गया. क्वेश्चन में क्या बोला है कि अगर आपका आर कोरिलेशन कोएफिशिएंट अगर -1 हुआ तब आपका मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो क्या होगा. ठीक है, तो अब हमारा आर चेंज हो गया. अब हमारा आर क्या हो गया? -1. तो अगर हमारा आर बोल दिया है, आर बोल दिया है -1. ठीक है, थर्ड पार्ट लिख देता हूं. आर बोल दिया है -1 और हमारा फॉर्मूला क्या था मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो का? तो वेट ऑफ ए इज इक्वल टू वेरिएंस ऑफ बी माइनस कोवेरिएंस ऑफ ए बी अपॉन वेरिएंस ऑफ ए प्लस वेरिएंस ऑफ बी माइनस 2 टाइम्स ऑफ कोवेरिएंस ऑफ ए कॉमा बी. है ना? अब देखो हमारे को क्वेश्चन में रेलेवेंट डेटा क्या क्या दिया था ऊपर? वेट ऑफ ए, वेट ऑफ बी, रिटर्न ऑफ ए, रिटर्न ऑफ बी, रिस्क ऑफ ए, रिस्क ऑफ बी और आर दे के रखा था. अब मेन क्वेश्चन आता है, हमको तो यहाँ कोवेरिएंस चाहिए. तो कोवेरिएंस के लिए हम क्या करेंगे? आर दिया हुआ है, रिस्क दिया हुआ है, तो क्या कोवेरिएंस का एक फॉर्मूला था? हाँ सर, फॉर्मूला था कोवेरिएंस ऑफ ए कॉमा बी इज इक्वल टू रिस्क ऑफ ए इंटू रिस्क ऑफ बी इंटू आर. याद आया? ठीक है, चलो तो कोवेरिएंस निकाल लेते. तो रिस्क ऑफ ए कितना था? 3 इंटू 7 इंटू -1, तो कोवेरिएंस कितना आ गया हमारा? -21. क्लियर है? कैसे आया हमारा कोवेरिएंस? हमारा आर दिया हुआ था, हमारे पास दोनों शेयर का रिस्क था, तो हमने क्या किया, इन तीनों का यूज करके कोवेरिएंस कैलकुलेट कर लिया. आगे अब वेट ऑफ ए निकाल लेते. तो वेट ऑफ ए इज इक्वल टू रिस्क ऑफ बी कितना था? 7, तो 7 का स्क्वायर 49. 49 माइनस 21 डिवाइडेड बाय 9 प्लस 49 माइनस 2 टाइम्स ऑफ -21. तो कितना आ रहा है? सबसे पहले 49 प्लस 21 कर लेते हैं, दैट इज 70 डिवाइडेड बाय 9 प्लस 49 प्लस 42 विच विल गिव अस 100. तो वेट ऑफ ए कितना आ गया? 0.7. ठीक है, आया क्या सबका 0.7? फिर वेट ऑफ बी निकाल लेते हैं. तो वेट ऑफ बी इज इक्वल टू 1 माइनस वेट ऑफ ए, दैट इज 1 माइनस 0.7 विच इज इक्वल टू 0.30. ठीक है, क्लियर है क्या सेकंड वाला पार्ट? सेकंड वाला पार्ट थोड़ा ट्रिकी था. क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक सेपरेटली बोल दिया कि आर अगर -1 होता तब हम इसका मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो क्या बनाते. तो यहाँ पे उन्होंने आर से चेंज कर दिया क्वेश्चन. अब कुछ कुछ बच्चे होते हैं इसमें आर +1 लेके भी गलती से कर देते हैं. ठीक है, तो ये छोटी सी चीज थी जो इस क्वेश्चन में हमको ध्यान देने लायक थी. ठीक है, चलो इसको नोट डाउन कर लो.
चलो अब आज का एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, दैट इज अवर क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा होमवर्क है, ठीक है, कर लेना प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देखो, एल लिमिटेड एंड एम लिमिटेड हैज द फॉलोइंग रिस्क एंड रिटर्न एस्टिमेट्स। एल का रिटर्न देके रखा है 20%, एम का देके रखा है 22%, रिस्क एल का देके रखा है 18 और एम का 15, और दोनों के बीच का कोरिलेशन कोएफिशिएंट क्या है, -1। कैलकुलेट द प्रोपोर्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एन लिमिटेड एंड एम लिमिटेड टू मिनिमाइज द रिस्क ऑफ द पोर्टफोलियो। सॉरी, लास्ट क्वेश्चन का जो थर्ड पार्ट था ना, सेम ही टाइप का है। क्या किया है, दोनों का रिटर्न दिया है, दोनों का रिस्क देके रखा है और आर देके रखा है। अब हमको मिनिमम रिस्क वाले फॉर्मूले में क्या चाहिए होता है, कोवेरियंस। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोवेरियंस कैलकुलेट करेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 16 लिखो, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, सबसे पहले लिख लो की डेटा। तो की डेटा में रिटर्न देके रखा है एल का, रिटर्न देके रखा है एम का। ठीक है, कितना कितना देके रखा था, 20, 22 और 18, 15। ठीक है, 20, 22 और रिस्क था 18 एंड 15। करेक्ट है ना, 18 एंड 15। ठीक है, और हमारा आर था -1, आर था हमारा -1। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, कोवेरियंस। तो कोवेरियंस का फॉर्मूला बनाते हैं, तो कोवेरियंस ऑफ एल कॉमा एम इज इक्वल टू रिस्क ऑफ एम इंटू रिस्क ऑफ एल इंटू आर। ठीक है, चलो वैल्यूज पुट करते हैं। तो क्या आएगा, एम में क्या क्या आएगा, एम आएगा 15 इंटू 18 इंटू -1। तो कर लो, 15 इंटू 18 आ रहा है 270 सबका, -270। ठीक है, अब कोवेरियंस आ गया तो हम यूज कर सकते हैं मिनिमम रिस्क का फॉर्मूला। तो मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो, तो वेट ऑफ ए इज इक्वल टू वेरियंस ऑफ बी माइनस कोवेरियंस ऑफ ए कॉमा बी होल डिवाइडेड बाई, अच्छा हमारा भी एल और एम है ना, तो इसको चेंज कर देते हैं हम अकॉर्डिंगली। ठीक है, वेट ऑफ एल एम, एल कॉमा एम डिवाइडेड बाय रिस्क ऑफ वेरियंस ऑफ एल प्लस वेरियंस ऑफ एम माइनस 2 टाइम्स ऑफ कोवेरियंस ऑफ एल कॉमा एम। ठीक है, चलो वैल्यूज पुट करते हैं। एम का क्या था 15, तो 15 का स्क्वायर 225, 225 माइनस 270 डिवाइडेड बाय 225 प्लस 18, 18 का स्क्वायर कितना था 364 है आई थिंक, सॉरी 324, 324 माइनस 2 टाइम्स ऑफ -270, तो कितना आ रहा है 225 प्लस 270 which will give us 495 divided by 2 into 270 plus 324 plus 225, 1089। ठीक है, तो हमारा परसेंटेज कितना आ रहा है 45, तो 0.4545, दैट इज 45.45%। ठीक है, कुछ गलत है क्या, एक बार क्रॉस चेक कर लो। करेक्ट है। ठीक है, अब वेट ऑफ एम निकाल लेते हैं। तो वेट ऑफ एम कितना आएगा 1 माइनस वेट ऑफ एल विच इज इक्वल टू 1 माइनस 0.4545 विच विल गिव अस
0.5455, दैट इज 54.55%। ठीक है, चलो ये पार्ट नोट कर लो और आज का लेक्चर हम यहीं पे एंड करते हैं। ठीक है, अच्छे से करो, नोट्स प्रॉपरली मेंटेन करो। ठीक है, एक बार में निकालना है हर चीज। चलो आज के लिए इतना ही, ये पार्ट आप नोट कर लीजिए।